मान लिया है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो? जी हां, लो जी आपको न्यूज की कटिंग दिखा देता हूं। 22 फरवरी 2023 की कटिंग है, सैलरी कट हो चुकी है। अननेसेसरी ट्रिप प्रोहिबिट एज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज अनवील ऑस्टेरिटी स्टेप, पैसा बचाने के प्लान जारी कर दिए हैं शहबाज शरीफ ने। जनाब आपको सरकारी मंत्रियों का खर्चा कम करना था। साद रिजवी ने 17 तारीख को धमकी दी थी, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 18, 19, 20, 22 तारीख की यह खबर छपी है, यानी 21 को यहां की सरकार साद रिजवी के दिए गए अल्टीमेटम की वजह से प्लान पर आ गई। शहबाज शरीफ ने कहा ठीक है, हम सारी सैलरीज कट करने को तैयार हैं। उदाहरण देख लीजिए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी खर्च में जबरदस्त कटौती करते हुए फैसला लिया और कहा कि मैं और मेरा कैबिनेट मिनिस्टर सैलरी नहीं लेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन के बिल जेब से भरेंगे। अरे भाई, जब सैलरी नहीं लोगे तो जेब से कैसे भरोगे? बोले बहुत कमा लिया पहले, दुनिया समझ गई है कि हमने कितना रिश्वत किया था, लेकिन उस वजह से अब अपनी जेब से भरिए। शरीफ का कहना है कि मंत्रियों के पास मौजूदा लग्जरी गाड़ियां नीलाम की जाएंगी, लोग मजे ले रहे हैं ताकि नई गाड़ियां आ सकें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ब्यूरोक्रेसी के भी खर्चों में कटौती की अपील की गई है। सारे अधिकारियों, जजेस से कहा जा रहा है कि आप अपने अपने खर्चों में कटौती करें। नीलामी, गाड़ी की नीलामियां की जाएंगी, ये जानकारी है। प्रधानमंत्री शरीफ कई कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए सरकारी खर्चे में बड़ी कटौती की जाने की घोषणा करते हुए कहा कि ये खर्च में कमी के उपाय हैं जिन्हें ऑस्टेरिटी मेजर्स कहा जा रहा है। और क्या तरीके अपनाए हैं, आइए बताता हूं। आप यहां पर शहबाज शरीफ के द्वारा यह ट्वीट देख सकते हैं कि हमने खर्चे बचाने के लिए जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर 200 बिलियन रुपए सालाना बचत होगी। यानी इनके सरकारी खर्चे इतने ज्यादा थे और इन्होंने कहा कि ये पर्सनली इसको सुपरवाइज करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस इस स्थिति तक पहुंच गया है। और जो इन्होंने कहा वो क्या है, जरा देखें। पहला, कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर सैलरी नहीं लेंगे। एडवाइजर्स, स्पेशल जो इनके असिस्टेंट हैं, अब वो भी तनख्वाह नहीं लेंगे। सभी बिजली, टेलीफोन, पानी, गैस के बिल जेब से भरे जाएंगे। मंत्रियों के साथ सिर्फ जरूरी स्टाफ जाएगा। सरकारी लग्जरी गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। गैर जरूरी हवाई सेवाएं बंद की जाएंगी। जरूरी होने पर इकोनॉमी क्लास से यात्राएं की जाएंगी। जरूरत होने पर सिक्योरिटी व्हीकल दिए जाएंगे। विदेश में 5 स्टार होटल में स्टे नहीं मिलेगा। ब्यूरोक्रेसी से कहा गया है कि सुबह 7:30 बजे दफ्तर पहुंचना है, जरूरत होने पर ही खुलना है। अफसर एक प्लॉट से ज्यादा प्लॉट नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो रिश्वत का पैसा वहां एडजस्ट कर देंगे। सरकारी मीटिंग में सिर्फ एक ही तरकारी डिश मिलेगी खाने के लिए, बाकी चाय बिस्किट मिलेंगे। विदेशी मेहमान आएंगे तो प्रतिबंध ना लगाए जाएं क्योंकि वो पैसा देने आएंगे। रात 8:30 बजे बाद मॉल और मार्केट बंद नहीं हुए तो बिजली काट दी जाएगी। तोशा खाना, यदि कोई हमें आकर कोई तोहफा दे गया तो उसका जो तोशा खाना है उसकी गिफ्ट की सरकारी संपत्ति के रूप में कालना होगी और उसको पूरी तरह से जनता को बताया जाएगा कि हमें ये गिफ्ट मिला है, इसे बेचकर हम ये पैसे कमा रहे हैं। यानी पूरी तरह से बर्तन बिकने के हालात, और उस स्थिति में सरकार ने यह निर्णय लेते हुए कि हम कैसे सरवाइव करेंगे जानकारी दे दी है। इतना ही नहीं, पैसे बचाने के और तरीकों में अफसर जो है इनकी मॉनिटरिंग करेंगे। मंत्रालय और विभाग अपने 15% के खर्चे कम करेंगे। जून 2024 तक नई कोई भी कार नहीं खरीदी जाएगी। बहुत जरूरी होने पर ही ट्रैवल किया जाएगा। सरकारी गाड़ी है तो कार का अलाउंस नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी गार्ड के व्हीकल वापस लिए जाएंगे। और मीटिंग जो है वो आजकल, जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कल से बैच शुरू कर रहा हूं, कुछ वैसे जूम मीटिंग पर मीटिंग्स ली जाएंगी। फॉरेन मिनिस्टर्स को 15% खर्च घटाने के लिए कहा गया है कि अगर हो सके तो अपनी एम्बेसीज के ऑफिसेज को बंद कर दो। आवश्यकता से अधिक स्टाफ है उसे कम कर दो। फिजूल खर्ची को सख्ती से रोक दो। ये आदेश पारित हो चुके हैं। फिलहाल इनके हालात को जब आपने सरकारी स्तर पर सुन लिया, उसके अलावा भी सुन लीजिए। दवा बनाने के लिए जो आवश्यक सामान होता है, जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आप कहते हैं, उसके आयात के लिए पैसा नहीं है, जिस वजह से सर्जरी भी नहीं हो पा रही है।
ऑपरेशन थिएटर में 2 हफ्ते की दवाएं यहां पर उपलब्ध हैं। 2 हफ्ते का स्टॉक बचा है। दवा बनाने के लिए जो आवश्यक सामान है वो इनके हॉस्पिटल में नहीं है, जिसकी वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं। एसेंशियल दवाएं भी मेडिकल स्टोर से खत्म हो चुकी हैं। स्थिति इतनी खराब है कि यहां पर इंडस्ट्री के जॉब कट हो रहे हैं। लगभग 1 मिलियन टेक्सटाइल वर्कर्स जो हैं वो पूरी तरह इस घटनाक्रम से परेशान हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पूरी तरह पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति का शुरुआती कुछ मिनटों के अंदर पूरा अपडेट मिल गया होगा। आप में से बहुत से लोग ये पूछेंगे कि सर ऐसी ही अपडेट आपने लगभग 6 महीने पहले श्रीलंका के बारे में दी थी और उसका मामला चौपट हो गया, अब इनके बारे में दे रहे हो। तो श्रीलंका ने निपटने के लिए क्या किया था? मैंने कहा याद करो, श्रीलंका के राजपक्षे जो ब्रदर्स थे वो तो भाग गए थे और जो अपोजिशन के विक्रम सिंघे थे उनको लेकर प्रधानमंत्री बना गए थे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा या कुछ और तरीके अपनाए जाएंगे, आज के सेशन में बात करेंगे। आप अगर फोकस कर चुके हो अब तक की पूरी जानकारी में, तो सेना के बारे में और आईएसआई के बारे में कोई भी जानकारी यहां नहीं दी गई है कि सेना के खर्चे कटेंगे या नहीं कटेंगे, इनके आईएसआई के जो खुफिया एजेंट हैं उनके पैसे कटेंगे या नहीं कटेंगे। ठीक है, अभी तक जानकारी नहीं है। $1 बिलियन से अधिक हो चुका है। महंगाई 40% का आंकड़ा क्रॉस कर गई है। आईएमएफ ने कर्ज देने से इनकार कर रखा है। आईएस लगाए जा रहे हैं कि आईएमएफ ने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा? भाई साहब दिवालिया होंगे, लेकिन दिवालिया होंगे, उस दिवालिया होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज आ जाता है यहाँ के वित्त मंत्री का कि भाई हम कुछ दिन डूबने से और बच गए। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चीन के द्वारा $700 मिलियन का कर्जा मिल गया है। हम कुछ दिन अपने फॉरेक्स को और धकेल पाएंगे, हम तब तक आईएमएफ की शर्तों की पालना कर पाएंगे। आप यहां खबर देख सकते हैं, 24 फरवरी को इन्होंने खुशी जाहिर कर दी कि हमें चीन की तरफ से $700 मिलियन का लोन मिल गया है। लोन की शर्तें क्या हैं ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हां इससे कम से कम हम आईएमएफ की शर्तों की पालना, जिसमें हमें $6.5 बिलियन का लोन मिलने का रास्ता है, वो थोड़े दिन के लिए और आगे तक खिसक गया है। हम कर्ज मतलब दिवालिया होने से कुछ दिन बच गए हैं। ऐसी स्थिति में इनके कई और पड़ोसी मित्र जैसे ईरान ने भी कहा है कि आप मुझसे व्यापार कर लो, उज्बेकिस्तान ने भी कहा है कि चिंता मत करो मैं इन्वेस्टमेंट लाऊंगा। ये सब दिलासा देने वाले लोग इनके आसपास आ रहे हैं। फिलहाल यहां पर जितनी भी स्थितियां हो रही हैं उनमें सबसे बड़ी स्थिति यह है कि पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है। अब खजाना खाली हो, सरकार को आईएमएफ का इंतजार हो, आईएमएफ ने शर्तें बिगाड़ रखी हो, तो ऑप्शंस क्या हो इन पर चर्चा होना अब लाजमी है। सबसे पहली ऑप्शन है और वो विकल्प क्या है वो मैंने आपको बता दिए। यहां पर सारी की सारी स्थिति पॉलिटिकल गारंटी पर आकर टिकी हुई है। इंटरेस्टिंग बात देखें अब आप, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक पाकिस्तान में कभी भी कोई भी सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाई। आप सिविलियंस को अगर देखें तो 5 साल कभी भी पूरे नहीं हुए। 5 साल पूरे नहीं हुए और हर बार यहां तख्ता पलट होकर सेना आ गई है। इस बार पाकिस्तान में एक नया नजारा देखने को मिल रहा है। नया नजारा क्या? पाकिस्तान में सेना एकदम चुप्पी मार के बैठी है। आपको याद होंगे ये बाजवा हैं, पूर्व आर्मी चीफ हैं, ये पूरी तरह चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? कि भाई खराब हालत में अगर देश की कमान संभाल ली तो जनता अभी जो सरकार विरोधी हो रखी है या इमरान खान समर्थक हो रखी है वो सेना की विरोधी हो जाएगी। और पाकिस्तान में सेना सब कुछ है। सेना अपनी इमेज को लेकर ऑलरेडी इतना कंसर्न है कि भाई कुछ भी हो जाए सरकार लेने की मंशा जाहिर नहीं करनी है। भाई साहब ये स्थिति पाकिस्तान में पहली बार बनती दिख रही है। अदरवाइज यहां पर लोकतंत्र के फेल होते ही सेना के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है। आप यहां पर मतलब सेना के द्वारा बैठे हुए जनरल्स को देख सकते हैं समय समय पर, लेकिन इस बार यहां सेना चुपचाप बैठी है। और तो और जो आईएसआई के चीफ हैं आसिम मुनीर, वो भी इन दिनों सांसदों के और विधायकों के संपर्क में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि संपर्क में आने का मतलब है पैसा दो। वो कह रहे हैं तनख्वाह ही नहीं आ रही, पैसा कहां से दें? तो भाई साहब इनकी भी एकदम चुप्पी है, यानी आईएसआई चुप मार के बैठी है, सेना चुप मार के बैठी है। अब जो चल रहा है वो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। पॉलिटिकल ड्रामा के अंदर यहां के जो न्यूज चैनल्स हैं उनके बीच में एक चर्चा छिड़ना शुरू हो गई है। चर्चा छिड़ना क्या शुरू हुई है? यहां के प्रॉपर न्यूज चैनल्स अब विकल्प सुझा रहे हैं आंतरिक सूत्रों से खबरें निकाल करके कि क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल हैं
यदि पाकिस्तान की सरकार शहबाज शरीफ की कंटिन्यू ना करे तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन क्या है? तो सबसे पहले ऑप्शंस के अंदर निकलकर आता है कि तीनों पार्टी मिलकर के एक सरकार बनाए। तीनों पार्टी बोले तो ऑल पार्टी गवर्नमेंट बने। ऑल पार्टी गवर्नमेंट का मतलब हुआ नेशनल गवर्नमेंट। पीछे तर्क जान लीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि तालिबान जैसी जो पड़ोसी हैं इनके, वो इमरान खान का पहले ही समर्थन नहीं करते कि वो व्यक्ति पार्टी में नहीं बैठे। दूसरा, इमरान खान जो हैं वो इस समय ऑलरेडी तोशाखाना विवाद के चलते गिरफ्तारियों के करीब पहुंच चुके हैं, अरेस्ट वारंट निकल चुका है। तब ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी कैसे कॉमन पॉइंट एजेंडा पर निकल कर आएगी? ऐसी स्थिति में संभावनाएं मिनिमम व्यक्त की जाती हैं कि ये लोग तीनों एक साथ मंच पर बैठ जाएं। ये संभव नहीं है, क्योंकि असल मायने में सत्ता पक्ष में रहते हुए अपने आप के काम को दिखाना ये एक उपलब्धि होती है, और विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष की बुराई करना ये एक उपलब्धि होती है। सब लोग एक हो जाएंगे तो जज कैसे करोगे? इसलिए यह चीज संभव लग नहीं रही है। दूसरी जो चीज है जिस पर सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चा हो रही है वो है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। साथियों, आप सब अच्छे से इस बात को जानते हैं। आज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं या बहुत से ऐसे मतलब सेना के अधिकारी, खुफिया विभाग के अधिकारी हैं जिन्होंने देश में बड़ी की पोजीशंस को होल्ड किया हुआ है। उदाहरण के लिए डॉक्टर एस जयशंकर देख लीजिए, जिन्होंने जब से विदेश मंत्रालय संभाला तब से विदेश मंत्रालय की अलग ही साख हो गई है। ठीक इसी तरह से अश्विनी वैष्णव जी को देख लीजिए, जो कि अपने आप में एक आईएएस अधिकारी रहे हैं और उनके काम करने के अंदाज से रेलवे जो है वो हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। सरकार के भी अगर आप करीब से देखें तो आप देखेंगे कि डोभाल साहब जो हैं वो बहुत सारे रणनीतिक निर्णय लेने में प्रधानमंत्री के बहुत करीब रहते हैं। तो यहां पर एक विकल्प सुझाया जा रहा है कि देश के जो भी अच्छे अधिकारी हैं, सेना के ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो आला दर्जे के अच्छे ऑफिसर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मिलकर के एक गवर्नमेंट बनाई जाए जिसे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कहा जाए। और यह गवर्नमेंट पूरी तरह से जिम्मेदारियों से रहित हो और इन्हें यह काम दे दिया जाए। देखिए मैं आपको बचल पाएगी। फिर तीसरी चीज क्या है? सेना को बुलाइए और कहिए कि संभालिए, तोहफा कबूल करिए। तो ऐसी स्थिति में इनके यहां पर इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जाए और मार्शल लॉ ले आया जाए। मार्शल लॉ के अंदर क्या हो? जितने भी सैनिक हैं वो सरकार चलाने का काम करें, रिटायर्ड फौजियों को हुकूमत सौंप दी जाए और इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाकर जितने भी खर्चे हैं उन्हें कंट्रोल कर दिया जाए। पूरे देश के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी बंद कर दी जाए। लगभग ऐसा ही इस समय पाकिस्तान में हो भी रहा है। बस मिलिट्री ने अपने हाथ में शासन नहीं लिया है, इकोनॉमिक इमरजेंसी इनडायरेक्टली लग चुकी है। जैसे मंत्रियों ने अपनी तनख्वाहें लेने से कमी कर दी है, सरकारी खर्चे कम कर दिए गए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद हो जाएं। क्या यह संभव है? आंसर है जी हां, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चुनाव होने थे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दायर किया है कि सर हम माफी चाहते हैं, हम चुनाव नहीं करा पाएंगे क्योंकि चुनाव में 100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और वो खर्चा देने की स्थिति केंद्र सरकार के पास फिलहाल नहीं है। आपको यह स्थिति मजाक लगती होगी। विचार करिए, आज इंडिया में इस साल 9 राज्यों के चुनाव होने हैं। 9 राज्यों के चुनाव में पैसे खर्च होते हैं जो सरकारें पे करती हैं। ऐसी स्थिति में अगर सरकार मना कर दे कि हमारे पास पैसा नहीं है तो लोकतंत्र के हालात क्या होंगे? चुनाव नहीं हो पाएंगे। एग्जैक्टली इनके यहां स्थिति यही हुई है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर यहां पर क्या कहा गया है? पंजाब और एक खैबर पख्तूनख्वा करके जगह है, वहां चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब एक और स्थिति यहां पर यह है कि अगर मार्शल लॉ ले आए तो पाकिस्तान के सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा। जैसे आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक हैं वो ऑलरेडी ये कहती हैं कि केवल लोकतंत्र रहेगा तो हम लोन देंगे। आपने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बिठा दिया तो हमारी तो लोकतंत्र की कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, तो हम वैसे ही भाग जाएंगे। कुल मिलाकर स्थितियां ये हैं कि अब यहां की सेना भी नहीं चाहती कि डूबती नाव की सवारी की जाए, तो इसीलिए बाजवा ने ऑलरेडी अपने आप को साइड में किया हुआ है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के सामने विकल्प तो 3 हैं, लेकिन इन पर कदम कौन बढ़ाए, यहां की राजनीतिक सूझबूझ ही शायद इन्हें इस स्थिति से निपटने की तरफ ले जा सकती है। फिर आप कहेंगे यहां की राजनीतिक पार्टियां चाहती क्या हैं? इमरान खान की पार्टी जो पीटीआई है, उनका कहना है कि हमें फौज से बात करनी चाहिए,
अब इमरान खान फौज की आड़ में, क्योंकि फौज को पहले खूब गालियां दे चुके हैं, लेकिन उन्हीं की आड़ में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के बाद शहबाज शरीफ क्या चाहते हैं, ये अपने भैया जो पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ, उनको लाके प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं जरदारी, जो कि पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, जिसके नाव में ज्यादा भीड़ होती है ये वहीं जाकर बैठते हैं। इनके बारे में किसी को पता नहीं है, ये बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में स्थितियां तीनों ही अपने पक्ष में प्रधानमंत्री के लेकर चल रहे हैं, और जब तीनों ही लोग एक रथ में 3 घोड़े लगे हों और तीनों अलग अलग दिशा में भाग रहे हों, तो साद रिजवी जैसे लोगों की बल्ले बल्ले हो जाती है और वही लोग नकेल डालकर घोड़ा चलाते हैं। स्थितियां इनकी एकदम फटी हालत में हैं। चुनाव पहले ही होल्ड पर डाल दिए गए हैं, क्योंकि चुनाव कराने के लिए पैसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि खैबर पख्तूनवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव नहीं करा पाएंगे, क्योंकि 100 करोड़ रुपए हमारे पास खर्च करने के लिए सरकार देने से इनकार कर चुकी है। अब एक विकल्प इनके पास जो है वो ये कि अगर पाकिस्तान IMF के द्वारा प्रपोज किया हुआ 25% या तो GST इंपोज करे हर वस्तु के ऊपर, या डिफेंस पर स्पेंडिंग कम करे, फौज पर स्पेंडिंग कम करे, तो पाकिस्तान की शायद कोई सीधी आ सकती है। ये वो चौथा विकल्प है जिसमें कि पाकिस्तान गलती से भी नहीं फंसेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी तो सेना ही चलाती है, वहां पर सेना ही मॉल चलाती है तो सड़कें भी वही चलाती है। ऐसी स्थिति में सेना के खर्चे को कम करने के लिए वही बात है शेर के गले में घंटी कौन बांधे, और इनके यहां तो पहले भी शेर पागल हो रखा है। ऐसी स्थिति में यह स्थिति इनके लिए बड़ी घातक है। खैर, इनकी स्थिति इनको मुबारक। हमने चर्चा इसलिए